हम सब चैप्टर पढ़ रहे हैं धातु अधातु उपधातु। कौन सा चैप्टर? धातु अधातु उपधातु। धातु अधातु उपधातु को हम लोग देखे थे चालक, अचालक और अर्धचालक के रूप में, और उसमें तीनों धातु अधातु और उपधातु तीनों की कुछ विशेषताएं देखे थे पिछले क्लास में, और धातु अधातु उपधातु के कुछ भौतिक गुण देखे थे। जितने भी गुण पढ़े धातु के बारे में या अधातु के बारे में या उपधातु के बारे में, वे सभी उसकी भौतिक गुण थी। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं रासायनिक गुण। धातु अधातु और उपधातु की रासायनिक गुण देखेंगे, जिसमें सबसे पहले बारी आया है किसका? धातु की। तो धातु के बारे में देखेंगे, धातु के रासायनिक गुण। धातु की रासायनिक गुण में हम लोग देखते हैं कि धातु में एक विशेष प्रकार का गुण होता है, जो इसका रासायनिक गुण है वह क्या है? पहला बिंदु पर है कि धातु क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। अब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके यह क्या प्राप्त करता है? अभिक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पाद प्राप्त करता है वह कहलाता है धात्विक ऑक्साइड। क्या कहलाता है? धात्विक ऑक्साइड। जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड का निर्माण करेगा। वही धातु ऑक्साइड को हम लोग कहे धात्विक ऑक्साइड। तो धातु के रासायनिक गुण में देखें, सबसे पहले धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाता है। उदाहरण स्वरूप देख रहे हैं एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम प्लस किया, अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या प्राप्त कर रहा है? Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड यह जो है धात्विक ऑक्साइड हो गया। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 जो है यह एल्युमिनियम धातु का ऑक्साइड है। इसे हम लोग कहेंगे धात्विक ऑक्साइड। दूसरा एग्जाम्पल, एक दूसरा धातु ले लिए, क्या? कॉपर। कॉपर को अभिक्रिया कराए हैं ऑक्सीजन से, Co+O2 प्राप्त क्या हुआ है? CaO। अब CaO कॉपर ऑक्साइड, इसको क्या पढ़ेंगे? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर धातु था, अभिक्रिया किया किससे? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड प्राप्त किया। यहाँ पर देखने के बाद पता चलता है कि यह एल्युमिनियम ऑक्साइड है या कॉपर ऑक्साइड है। भले ही यह समीकरण संतुलित हो या ना हो, जो प्राप्त हुआ वह दिया गया। संतुलित करना आप सब लोग को आता है। कॉपी में इसे लिखते समय एग्जाम्पल लिख करके इसका संतुलन भी कर लेंगे सब लोग। संतुलित करने आता है। अब ऑक्सीजन के साथ जब धातु अभिक्रिया करता है तब विभिन्न प्रकार के धातु, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के जो अलग अलग प्रकार की धातु होगा वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, तब विभिन्न रूपों में अभिक्रिया करेगा। सब के सब एक जैसा अभिक्रिया नहीं करेगा। अलग अलग धातु ऑक्सीजन के साथ अलग अलग रूपों में अभिक्रिया करता है। पहले बता दिए हम सोडियम के बारे में। देखिए, सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है। तो सोडियम और पोटेशियम आपको बताए हैं कि अधिक क्रियाशील धातु। तो अधिक क्रियाशील धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया बहुत तेज गति से करेगा, और तेज गति से अभिक्रिया करने के फलस्वरूप वह तुरंत आग पकड़ लेता है। सोडियम और पोटेशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है बहुत तेजी में, और तेजी में अभिक्रिया के फलस्वरूप वह आग पकड़ लेता है। इसीलिए कहा जाता है कि सोडियम और पोटेशियम को ऑक्सीजन से बचा करके रखें, वायु से बचा करके रखें, हवा से बचा करके रखें। हवा में ऑक्सीजन है ना, कहा जाता है सोडियम को खुले हवा में नहीं रखना चाहिए। हवा में वह अभिक्रिया कर लेता है। तो हवा में अभिक्रिया किससे करता है? ऑक्सीजन से। और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या करता है? आग पकड़ लेता है। इसीलिए सोडियम पोटेशियम को क्या किया जाता है? केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। दूसरा बात हम बताएं, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन मध्यम गति से। सोडियम और पोटेशियम जैसा नहीं, धीरे धीरे मध्यम गति से अभिक्रिया करता है। और जब अभिक्रिया कर लेता है तो यह जो ये सब तो धातुएं ना है,
ऑक्सीजन के साथ मध्यम गति से अभिक्रिया करता है और मध्यम गति से अभिक्रिया करने के बाद ऑक्साइड बनाता है। ऑक्साइड बनाएगा जब एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। एग्जाम्पल में आपको ऊपर बताएं, मैग्नीशियम यदि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। जिंक यदि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो जिंक ऑक्साइड का निर्माण करेगा। अब वह जो जिंक ऑक्साइड बने या मैग्नीशियम ऑक्साइड बने या एल्युमिनियम ऑक्साइड बने, वह सब जो ऑक्साइड बनेगा इस धातु के ऊपर से परत के तरह जम जाएगा। अब परत के तरह जम जाएगा, एल्युमिनियम पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत जम जाएगा, मैग्नीशियम पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाएगा, जिंक पर जिंक ऑक्साइड की परत जम जाएगा ऊपर से, और अंदर में वह जिंक जस के तस सुरक्षित रहेगा। ऊपर में क्या हो जाएगा, उस पर जिंक ऑक्साइड की परत जम जाएगी। तो मध्यम गति से ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने वाले धातु हम लोग देखें एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और जिंक। अब बहुत तेज गति से अभिक्रिया करने वाले धातु देखें सोडियम और पोटेशियम। क्लियर। आगे है लोहा। लोहा भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है लेकिन बहुत ही कम गति से, धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। और धीरे धीरे जब लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो लोहे की ऑक्साइड लौह ऑक्साइड बनाएगा। लौह ऑक्साइड बनाएगा और वह भी लोहा पर क्या करेगा, परत की तरह जम जाएगा। और लोहे पर परत जो जम जाता है लौह ऑक्साइड की, जिसे कहा जाता है कि उस पर क्या लग गया, जंग लग गया। लोहे पर लौह ऑक्साइड की परत जम जाना मतलब लोहे पर जंग लग जाना। फिर से कभी कभी एक सिरिंज कागज आता है, उसे रगड़ करके उसे हटा दिया जाता है तो लोहे के जो भाग रहता है वह चमकने लगता है, चमक आ जाता है। अब हुआ तो लोहा का एक बड़ा टुकड़ा जो होगा ना, वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया बहुत धीरे धीरे करेगा, लेकिन ओहे लोहे का जो चूर्ण होगा ना, छोटा छोटा चूर्ण, वह ऑक्सीजन के साथ तेज गति से अभिक्रिया करता है। तो कहेगा कि लोहे की चूर्ण, जिसे एक शब्द में बोला जाए तो लौह चूर्ण, ऑक्सीजन के साथ जो अभिक्रिया करेगा वह किस गति से, तो तेज गति से। और अभिक्रिया करके क्या कर लेता है, वह जलने लगता है। तब वह यहाँ पर बताए हैं कि लोहे का बड़ा टुकड़ा ऑक्सीजन से अभिक्रिया बहुत ही धीरे धीरे करता है, जबकि लोहे की जो चूर्ण होगा वह ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। अब कॉपर के बारे में देखते हैं। कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, और वह कॉपर ऑक्साइड जब कॉपर पर जम जाएगा ना तो उसे ऊपर से काला कर देता है। कॉपर बोले तो तांबा होता है ना, तांबा का तार पीला रंग का होता है देखने से, लेकिन जब उस पर कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाएगा ना तो काला हो जाएगा, काला दिखाई देगा, तांबा भी काला हो जाता है। तो कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके काला हो जाता है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं Ag और Au, चांदी और सोना। हम बताएं कि सामान्यतः जितनी भी धातु होता है वह सब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, लेकिन मात्र दो धातु है सोना और चांदी जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तो धातु की जो रासायनिक गुण हम लोग को पढ़ना है उसमें से एक गुण पर है धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करेगा। तो भिन्न भिन्न प्रकार के धातुओं के बारे में देखें कि कौन धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनाएगा। उसके बाद देख लिए दो इम्पोर्टेंट बातें, यह सोना और चांदी ऐसे धातु है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। क्लियर। अब हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या, उभयधर्मी ऑक्साइड। यहाँ पर धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाया, ऑक्साइड। यही ना है ऑक्साइड, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है। CaO क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। तो जब कोई धात्विक ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कर लेगा और वही धात्विक ऑक्साइड क्षार से भी अभिक्रिया कर ले, तो वैसे धात्विक ऑक्साइड को कहा जाएगा उभयधर्मी ऑक्साइड।
यहाँ पर है एक पॉइंट, इसी से संबंधित एक टॉपिक हम लोग को और आ गया नया, इसको पढ़ लेना था कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं। यदि परीक्षा में आ जाए उभयधर्मी ऑक्साइड तो कहा जाएगा वैसा धात्विक ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्राप्त करेगा। वैसे धात्विक ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल प्राप्त करेगा, तो वैसे ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। अभी यहाँ पर आपको बताएं कि एक देखिए धात्विक ऑक्साइड क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है ना, और इसको अभिक्रिया कराए हम लोग क्या चीज़ से, अम्ल से, HCl अम्ल है ना बुआ, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना। अब इसकी अभिक्रिया अम्ल से हम लोग कराए तो यहाँ पर देख लिए कि प्राप्त हुआ एल्युमिनियम क्लोरीन का, एल्युमिनियम क्लोराइड जो कि यह क्या है, लवण है। एल्युमिनियम क्लोराइड यह लवण है और साथ ही साथ क्या प्राप्त हुआ, जल भी प्राप्त हुआ। यह भी समीकरण संतुलित नहीं होगा, संतुलित करना है आपको, जितना समीकरण उतारेंगे उसको संतुलित कर लेंगे। आपको एग्जाम्पल बताते चल रहे हैं कि धात्विक ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड, यह अभिक्रिया किया किससे, अम्ल के साथ, और अम्ल के साथ अभिक्रिया करके प्राप्त किया है लवण, लवण के साथ साथ प्राप्त किया है जल, तो यह ऑक्साइड कहलाएगा क्या, उभयधर्मी ऑक्साइड। एक एग्जाम्पल और है आपके पास, वही एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब यह अभिक्रिया किससे कर रहा है, क्षार से, NaOH क्षार होता है ना। अब यहाँ पर क्षार से अभिक्रिया कर रहा है तो प्राप्त किया क्या, लवण और साथ में जल। सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड यह एक प्रकार का लवण है, और लवण बनाया और उसके साथ साथ क्या, जल की भी प्राप्ति हुआ, तो यह अभिक्रिया कहलाया क्या चीज़, उभयधर्मी ऑक्साइड। अभिक्रिया उभयधर्मी ऑक्साइड की अभिक्रिया, और यह जो ऑक्साइड हो गया जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर लिया और क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर लिया, तो यह कहलाया उभयधर्मी ऑक्साइड। वैसे धात्विक ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करे और अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण और जल की प्राप्ति करे, तो वैसे ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं धातु की रासायनिक गुण में दूसरा गुण क्या है कि धातु जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। पहला गुण देखे कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, पहला गुण में क्या देखे, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया था। कुछ ऐसे धातु बताए थे जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं किया, सोना और चांदी। अब धातु के रासायनिक गुण में दूसरा गुण यह है कि धातु जल के साथ भी अभिक्रिया करता है। अब यह देखना है कि जल के साथ अभिक्रिया करके क्या प्राप्त करता है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया था तो ऑक्साइड प्राप्त किया था, जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड, कभी ऑक्साइड प्राप्त करता है तो कभी हाइड्रो ऑक्साइड प्राप्त करता है, कभी ऑक्साइड प्राप्त करता है तो कभी हाइड्रो ऑक्साइड प्राप्त करता है। अब हम लोग यह जानेंगे कि कब ऑक्साइड प्राप्त करेगा और कब हाइड्रो ऑक्साइड प्राप्त करेगा। बउआ धातु का जल के साथ अभिक्रिया में देख रहे हैं कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न करता है। अब यह है कि कब वह ऑक्साइड बनाएगा और कब हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा। बउआ जब अधिक अभिक्रियाशील धातु रहेगा ना, अधिक क्रियाशील धातु रहेगा तो उस स्थिति में वह हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, अब प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। कम अभिक्रियाशील धातु होगा तब वह जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा। हाइड्रो ऑक्साइड कब बनाएगा, जब अधिक क्रियाशील धातु रहेगा तब। एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं सोडियम अधिक क्रियाशील है, सोडियम अधिक अभिक्रियाशील है ना। अब यह सोडियम को क्या किए, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दिए, सॉरी हाँ
सोडियम को क्या किए, जल के साथ अभिक्रिया करा दिए, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त किए हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। बताए ना कि कभी हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा तो कभी ऑक्साइड प्राप्त होगा। अधिक अभिक्रियाशील धातु रहेगा तो हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। सोडियम अधिक अभिक्रियाशील है, जल के साथ अभिक्रिया किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ NaOH, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न हुआ H2। और देख रहे हैं कैल्शियम, कैल्शियम भी अभिक्रियाशील है। यह जल के साथ अभिक्रिया किया और जल के साथ अभिक्रिया करके प्राप्त हुआ CaOH का होल 2। OH प्राप्त हुआ ना बउआ, OH प्राप्त हो रहा है मतलब हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ और साथ में हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न हुआ। अब तनिक कम अभिक्रियाशील, इन दोनों के अपेक्षा कम अभिक्रियाशील देख रहे हैं। लोहा कम अभिक्रियाशील है। अब कम अभिक्रियाशील वाला जब धातु रहेगा और वह यदि जल के साथ अभिक्रिया करे तो प्राप्त होगा ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड। क्या ये हो गया लोहे की ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। ये लोहे की ऑक्साइड प्राप्त हुआ, ये हाइड्रोक्साइड नहीं है। हाइड्रोक्साइड के लिए आप जानते हैं कि OH होना चाहिए, ऑक्साइड के लिए O होना चाहिए। तब बताइए ये लोहे की जो यौगिक है ये हाइड्रोक्साइड है कि ऑक्साइड है? ऑक्साइड है। तो यह ऑक्साइड प्राप्त हुआ और साथ में क्या, हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न हुआ। धातु के रासायनिक गुण में दूसरा गुण हम लोग देख लिए, धातु के जल के साथ अभिक्रिया करना। और समझे कि जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा या हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न होगा। यह भी देख लिए कि कब हाइड्रोक्साइड और कब ऑक्साइड। तो अधिक क्रियाशील धातु जब जल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोक्साइड, और कम अभिक्रियाशील धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, और हर स्थिति में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। अब सुनिए, एक नोट में है बुआ कि अलग अलग धातु मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की धातु जल से अभिक्रिया करता है तो जल की भिन्न भिन्न अवस्थाएं से अभिक्रिया करता है। भिन्न भिन्न प्रकार के धातु जल के भिन्न भिन्न अवस्था के साथ अभिक्रिया करता है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं सोडियम पोटेशियम कैल्शियम। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम जल की किस अवस्था के साथ अभिक्रिया करता है? तो ठंडी अवस्था, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। वह कौन से धातु है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है? सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। उसके बाद देख रहे हैं एल्युमिनियम लोहा जिंक। एल्युमिनियम लोहा जिंक जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करता है। जल की किस अवस्था? जलवाष्प। जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करने वाला धातु कौन है? एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया और जिंक हो गया। अब बताया गया मैग्नीशियम के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता खूब है, खूब पूछता है मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम करता है गर्म जल के साथ अभिक्रिया, ठंडे जल के साथ इसकी कोई अभिक्रिया नहीं होगी। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। वो आप भिन्न भिन्न प्रकार के, कभी कभी आप लोग के पास कुछ पाउडर आता होगा, तो कभी कभी कोई ऐसा पाउडर होता है जो ठंडे जल में घुल जाता है, और कुछ ऐसा होता है जिसे घुलने के लिए गर्म पानी किया जाता है, तो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करने वाला रहता है, और कोई ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करने वाला रहता है। कोई हल्का बुनबुना जल, हल्का, तो उस जलवाष्प की गुण उसमें होगा कि उस तरह का होगा जो जलवाष्प से अभिक्रिया करे। उसके लिए कहा जाता है हल्का बुनबुना पानी होना चाहिए, उसके साथ वो अभिक्रिया करेगा। कभी कभी हम लोग दवाई लाते हैं ना, घर में घोल बनाते हैं ना दवा का, तो कोई गर्म पानी के साथ, कोई ठंडे पानी के साथ, कोई हल्का गर्म पानी के साथ उसका घोल तैयार किया जाता है। तो वह सब भी बनता है बउआ। बहुत ऐसा दवा बनता है जिसमें मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम का प्रयोग किया जाता है, पोटेशियम का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह का जो धातु होगा, धातु में हम लोग बता रहे हैं कि वह जल की किन किन अवस्थाओं से अभिक्रिया करेगा। तो हम लोग देख लिए सोडियम पोटेशियम कैल्शियम ठंडे जल के साथ, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करेगा। मैग्नीशियम है जो गर्म जल के साथ अभिक्रिया करेगा। कुछ धातु ऐसा भी है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। धातु के गुण है कि वह जल के साथ अभिक्रिया करेगा,
लेकिन ये अपवाद में आ गया, कुछ ऐसे धातु है जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं भी करता। तो अभिक्रिया करता है उसके बारे में तो पूछेगा या नहीं भी पूछेगा, लेकिन जो अभिक्रिया न करता है यहाँ से क्वेश्चन उठा देगा, क्योंकि सब आदमी जानता भी है पढ़ने वाला कि रासायनिक गुण जब धातु के पढ़े तो उसमें पढ़े हैं कि सामान्यतः सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है, सामान्यतः सभी धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, लेकिन जो न करता है अपवाद हो जाता है, वहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करने वाले में कौन कौन हो गया? सोना, चांदी, कॉपर, उसके बाद सीसा। सोना, चांदी, कॉपर और सीसा यह जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। यदि जल के साथ अभिक्रिया करता तो सोना को जल में रख दिया जाता, चांदी को जल में रख दिया जाता, तो उस पर कोई प्रभाव पड़ता कि नहीं? कोई प्रभाव नहीं पड़ता। धातु के रासायनिक गुण में तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा गुण धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करता है। जैसे अभी दो गुण देखे, धातु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, धातु का जल के साथ अभिक्रिया, वैसे ही धातु का अभी देख रहे हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया। अच्छा, अम्ल में भी अम्ल कई एक प्रकार के होते हैं। हम अम्ल क्षार लवण चैप्टर पढ़ाए, उसमें अम्ल के प्रकार बताए हैं। उसमें से कौन से अम्ल के साथ धातु अभिक्रिया करेगा? तो तनु अम्ल के साथ। धातु का यहाँ पर टॉपिक बनाया कि धातु का अम्ल के साथ अभिक्रिया, लेकिन कौन से अम्ल? तनु अम्ल। बउआ, धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण प्राप्त करता है और लवण के साथ में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। लवण प्राप्त करेगा और फिर हाइड्रोजन गैस उसके साथ में उत्पन्न होगा। एग्जाम्पल में देख रहे हैं क्या? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम धातु है, अम्ल के साथ अभिक्रिया किया, HCl के साथ है, प्राप्त हुआ क्या? अल्युमिनियम क्लोराइड 11 हो गया और ये हाइड्रोजन उत्पन्न हुआ। फिर वही देखिए फेरस, लोहा है ना, अम्ल के साथ अभिक्रिया किया, फेरस क्लोराइड, यह लवण है और साथ में हाइड्रोजन उत्पन्न हुआ। अब देख लिए यहाँ से एक चीज़ हम लोग को सीखने के लिए मिला है। यहाँ से सीखने के लिए क्या मिला है कि एल्युमिनियम जो था अम्ल के साथ अभिक्रिया किया और अम्ल के साथ अभिक्रिया किया तब प्राप्त जो लवण हुआ, एल्युमिनियम क्लोराइड का जो लवण प्राप्त हुआ, यहाँ पर देख रहे हैं एल्युमिनियम आए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में HCl में हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है। यहाँ से क्या किया? देखिए ये जो यह एल्युमिनियम, यह जब अम्ल के साथ में आकर के अभिक्रिया किया तो क्या हुआ कि यहाँ से हाइड्रोजन को धक्का देके भगा दिया, आई क्लोरीन को अपने साथ में सटा लिया। ये यहाँ से हमको एक चीज़ प्राप्त हुआ, सीखने के लिए मिला। एल्युमिनियम अपने साथ में किसको सटा लिया? क्लोरीन के, जबकि क्लोरीन यहाँ किसके साथ में था? हाइड्रोजन के साथ। क्लोरीन का हाइड्रोजन से रिलेशन बना हुआ था अच्छा से, लेकिन जैसे ही अभिक्रिया किया किसके साथ? एल्युमिनियम के साथ। एल्युमिनियम ने क्या किया? यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दिया, हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन को अपने साथ में सटा लिया, तो हो गया एल्युमिनियम, इधर हो गया क्लोरीन। हटा दिया हाइड्रोजन को, बाहर रख दिया एक तरफ। ये बेचारा साइड होकर के टुकुर टुकुर देख रहा है इसको। ये क्या किया? एल्युमिनियम क्या किया कि क्लोरीन को अपने साथ में सटा लिया। बुआ कभी कभी देखता होगा एक कम शक्तिशाली एक ज़्यादा शक्तिशाली, कम शक्तिशाली कोई कमज़ोर व्यक्ति है और उसके साथ में कोई खूब सुंदर परी यदि लगा रहे उसके साथ में, और कोई देखता है कि कोई उचक्का आदमी जो रहता है अधिक बॉडी वाला, ज़्यादा ताकत वाला, दो चार झापट देता है कमजोरहा के और ने साइड कर दिया और साथ में जो परी है उसको अपने साथ में सटा लेता। वही बात यहाँ हुआ, वही घटना यहाँ हुआ। बउआ एल्युमिनियम ज़्यादा शक्तिशाली था, बेचारा हाइड्रोजन कम शक्तिशाली था, कम शक्तिशाली था। और ये हाइड्रोजन अपने साथ में रख लेता किसको? परी को। अब परी को लेके चल गया बाजार मेला घुराने। अब मेला घुराने गया, मेला में भेटा गया एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम देखा, इसको अट्रैक्शन हो गया, बर्दाश्त नहीं हुआ, दो चार झापट लगाया, हाइड्रोजन के साइड रहा उधर, क्लोरीन को अपने साथ में सटा लिया। ये बेचारा टुकुर टुकुर देख रहा है इसको, देखी के क्या करेगा? देह में ताकते ना फरियाएगा एक से थोड़े। बउआ ध्यान दो, तो यहाँ धातु का अभिक्रिया कराए किससे? अम्ल से। अब यहाँ से एक चीज़ जब हम लोग को सीखने के लिए प्राप्त हुआ, यह चीज़ सीखने के लिए जब मिला तो लगले इसके नीचे एक
अभिक्रिया और पढ़ने के लिए हम लोग को मिल गया। क्या? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन बउआ, विस्थापन का मतलब होता है किसी को घसका देना। विस्थापित करना मतलब हटा देना, घसका देना। फिर वही चीज़ को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये फेरस है, ये कॉपर सल्फेट। ध्यान देगा बउआ, ये फेरस है और ये कॉपर सल्फेट है। फेरस ज़्यादा शक्तिशाली है, कॉपर सल्फेट में कॉपर कम शक्तिशाली है। फिर वही घटना हुआ, फेरस ने क्या किया, कॉपर को 2 झापट लगाया, साइड में बैठा दिया और सल्फेट को अपने साथ में सटा लिया। विस्थापित किसे कर दिया? कॉपर को। अब प्राप्त रिजल्ट यही हुआ, देखो Fe के साथ में कौन सट गया? सल्फेट। बेचारा कॉपर इनने से टुकुर टुकुर ताक रहा है। तो यही अभिक्रिया कहलाया क्या? विस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, यह घटना क्यों हुई? ऐसा क्यों हुई? तो यह अधिक शक्तिशाली था, यह कम शक्तिशाली था। यह अधिक शक्तिशाली बोले तो क्रियाशील, यह अधिक क्रियाशील था और यह कम क्रियाशील था। तब विस्थापित किया। विस्थापित करने का कारण क्या? एक ज़्यादा क्रियाशील और एक कम क्रियाशील। अब विस्थापन अभिक्रिया आप लोग से कभी भी कोई पूछे तब मेला वाला कहानी याद कर लेना। अब प्रेम नारायण कहियो परी को लेकर के मेला नहीं जाएगा, यह घटना हो जाएगा तोहरो साथे। विस्थापन अभिक्रिया में बताए, जब अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ एक यौगिक था कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट से क्या किया? कॉपर सल्फेट में कॉपर कम क्रियाशील और लोहा अधिक क्रियाशील। अब जब इस दोनों के बीच अभिक्रिया हुआ तो लोहा ने क्या किया? कॉपर को विस्थापित कर दिया और उसे साइड में रख दिया। वह खुद से सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके सल्फेट को अपने पास रख लिया। ये हो गया फेरस सल्फेट, कॉपर साइड हो गया। तो यह अभिक्रिया कहलाएगा विस्थापन अभिक्रिया। कोई दिक्कत? अब आपको विस्थापन अभिक्रिया कैसे पहचान में आएगा कि विस्थापन अभिक्रिया है, और एक बात और कैसे पहचान में आएगा कि कौन अधिक क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है, कोकरा पास ज़्यादा शक्ति है और किसके पास कम शक्ति है, कौन किसको विस्थापित कर देगा। अभी लोहा ने विस्थापित किया कॉपर को, हो सकता है लोहा से कोई ज़्यादा शक्तिशाली होगा, वो लोहो के विस्थापित कर देगा, एक गो परी कई के घरे चल जाएगा। अब ही इसको लोहा विस्थापित कर दिया, लोहा से मजबूत कोई मिलेगा वो लोहा को विस्थापित कर देगा, फिर वो अपना घरे लेके चल जाएगा। उससे मजबूत, उससे कोई ज़्यादा क्रियाशील मिलेगा, फिर वह उसको भी विस्थापित कर देगा, वो अपने घरे लेकर के चल जाएगा। तब होगा, ध्यान दो, विस्थापन अभिक्रिया क्लियर। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं क्या, क्रियाशीलता के आधार पर कौन अधिक क्रियाशील वाला है और कौन कम क्रियाशील वाला है। क्रियाशील के आधार पर हम लोग को यह अभी जानना है कि कौन से धातु अधिक अभिक्रियाशील है और कौन से धातु कम अभिक्रियाशील। तो उसके लिए एक चार्ट होता है, यह चार्ट को देख करके हम लोग को याद कर लेना है। क्रियाशीलता के आधार पर यह चार्ट बना हुआ है, ऊपर से नीचे की ओर घटते क्रम में। क्रियाशीलता के आधार पर ऊपर से नीचे की ओर घटते क्रम में यह बना हुआ है, एक श्रेणी बना हुआ है। इस श्रेणी को हम लोग को हमेशा याद रखना है, इससे यह पता चल जाएगा कि कौन अधिक क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है। और यह घटते क्रम में है। यहाँ से एक बात और हमको देखना है, सक्रियता श्रेणी क्वेश्चन पूछता है, क्या होती है सक्रियता श्रेणी, किसे कहते हैं सक्रियता श्रेणी? तो आंसर होगा क्या, धातुओं को उसकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर, धातुओं को उसके अभिक्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में सजाने पर जो श्रेणी प्राप्त होता है उसे सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। अब सक्रियता श्रेणी यही है सक्रियता श्रेणी। और इसी से हम लोग को पता चलेगा कि कौन अधिक अभिक्रियाशील है और कौन कम अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर से नीचे की ओर घटते क्रम में जब आए हैं तो स्वाभाविक है कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा, पोटेशियम, और सबसे कम क्रियाशील कौन होगा, औरम है ना, सोना ना। तो हमको याद करना है क्या, KNaCaMg। अच्छा, ये सब संकेत ना है, ये सब संकेत है। इसका पूरा नाम धातु के जानते हैं ना, के बोले पोटेशियम, Na बोले
सी बोले कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्युमिनियम, Zn Fa लोहा, Pb सीसा, H हाइड्रोजन, उसके बाद Cu कॉपर, Hg पारा मरकरी, Ag चांदी, Au सोना। अब इसको याद रखने के लिए हम अभी थोड़ा सा आपको एक छोटी सी कहानी जैसा ट्रिक बना दिए हैं कि एक बार प्रेम को कुछ पीने का मन किया। प्रेम नाम का आदमी था, उसे कुछ पीने का मन किया। वह प्रतीक को भेज दिया किसी और जगह पर कि जा कर के यह चीज़ ले आइए पीने वाला। तो जहाँ से प्रतीक मांगा जिस व्यक्ति से, उसने कहा के नशा मांगे, के नशा मांगे। जवाब दिया अलजिन फे। वो नाम नहीं बताया कि प्रेम पिएगा, वो कोड में बता दिया अलजिन फे। कोई अदर व्यक्ति का नाम बता दिया कि अलजिन फे पिएगा। प्रेम का नाम यदि वहाँ पर खुल जाता तो जो इन नशा के पदार्थ बेचने वाले व्यक्ति उसके पापा थे, हड्डी फट्टी तोड़ देते। इसीलिए प्रतीक पार्टनर था, बदल दिया अलजिन फे। बेचने वाले व्यक्ति कहे कि के नशा मांगे, खरीदने वाला कहा अलजिन फे मांगे। कौन मांगे? अलजिन फे। अब वो कहा, उससे भी पूछा कि पीबहू की, ओकरो से पूछ लिया पीबहू की। तो कहे हाँ जी ए जी औरो, हाँ जी ए जी औरो, हाँ जी ए जे औरो। ये छोटा सा कहानी, के नशा मांगे अलजिन फे, के नशा मांगे अलजिन फे, पीबहू के हाँ जी ए जी औरो। इतने बात याद रखना। ये पूरा श्रेणी हिया से हिया तक याद। बउआ के, अब इसको देख लो कैसे है। के तो के लिखल है, ना तो एने लिखल है, सा तो कथी लिखल है सी, मांगे के लेल Mg, अल से Al, जिन से Zn, फे से Fe, पीब से हो गया पीबी, हु मतलब हु मतलब हाइड्रोजन H हो गया। की इतने है लेकिन इतने क्या है, कु है। की को कु बना देना है। श्रेणी लिखते समय 4 बार इसको बोलेगा, 4 बार इसको लिखेगा माइंड में सब दिन के लिए सेट। ह को हु के ह बना देना है, की के कु बना देना। सेव हाँ जी लिखल है Hg, एजी भी लिखा हुआ है, रहने तो कोई बात नहीं। औरो से AU लिखा हुआ है, औरम होता है ना। अब सक्रियता श्रेणी कंप्लीट।